डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो जैसा कि आप सब जानते हैं पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पोस्ट जो है वो शॉर्टली आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, उसका जो सिलेबस है वो ऑफिशियली आ चुका है और इसका कंफर्म भी हो चुका है। ये सिलेबस थ्रू न्यूज़पेपर ये पब्लिश भी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो कंपोनेंट इसका लेंगे, इस पे हम लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, वो है जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू J&K। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कंपोनेंट में मेंशन किया गया है कौन कौन से टॉपिक्स जो है एस्पायरेंट्स को कवर करने हैं, तो उनको देखते हुए हम इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब टॉपिक्स हैं इस कंपोनेंट के उनको लेंगे पार्ट फर्स्ट में, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और साथ ही साथ इसी वीडियो लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पंचायत राज एक्ट को कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो भी एस्पायरेंट्स हैं, ताकि इस वीडियो में हमने डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करते हुए ये वीडियो बनाया है, स्पेशली जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आई होप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपोनेंट की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सब टॉपिक है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। तो क्या है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992? ये 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? ये जो अमेंडमेंट एक्ट जो है लाया गया है वो पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंसर्ट किया गया है। दिस पार्ट इज एंटाइटल्ड एज पंचायत एंड कंसिस्ट्स ऑफ प्रोविजंस। 243 आर्टिकल के अंडर ये एक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक जो भी प्रोविजंस हैं वो इसी एक्ट के अंडर में लाए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल पंचायत को स्पेसिफिक पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डिफाइन करता है पंचायत के लिए। इन एडिशन द एक्ट हैज़ आल्सो एडेड द न्यू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी एक्ट की वजह से 11th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है और इससे क्या हुआ है 29 फंक्शनल आइटम्स, 29 मतलब फंक्शंस जो है असाइन की गई हैं पंचायत को। और इट डील्स विद आर्टिकल 243G जो है उसमें मेंशन किए गए हैं वो 29 फंक्शंस उसमें मेंशन किए गए हैं 243G में। सो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। और पार्ट 9th जो है ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। और कौन कौन से प्रोविजंस है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये आर्टिकल ये एक्ट जो है इसके प्रोविजंस हैं वो है 243A से लेकर 243O तक। सो फ्रेंड्स, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिगनिंग से ही आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया था कि द स्टेट्स शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी, कि पंचायत सेटअप की जाएं और उनको अथॉरिटी और पावर्स दिए जाएं ताकि ग्रास रूट पे सेल्फ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकल शेप अगर किसी एक्ट ने दी है, किसी प्रोविजन ने दी है, वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है DPSP आर्टिकल 40 को फुलफिल करता है। सो फ्रेंड्स, इसके साइलेंट फीचर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं इस एक्ट के थ्रू वो ये हैं द साइलेंट फीचर्स ऑफ एक्ट और ग्राम सभा। एक तो ये ग्राम सभा को इसने शेप दी है। ग्राम सभा क्या होती है? द एक्ट फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम। ग्राम सभा जो है वो इट्स असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ ए पंचायत। इट मे एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट विलेज लेवल। तो ये एक विलेज के जो एल्डर्स हैं उनकी असेंबली है, उनकी मतलब
उनमें डिवोल्यूशन किया गया है, पावर्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो पंचायत लेवल पे ही, ताकि वो अपने जो डिमांड्स हैं और जो डिसीजंस हैं उनको ले सकें। और जहाँ तक 3 टायर सिस्टम की बात की जाए तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 3 टायर सिस्टम ऑफ। सो 3 टायर सिस्टम क्या होता है, ये इस एक्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि उन स्टेट्स में जहाँ 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो वहाँ पे 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी कि एक तो विलेज लेवल पे पंचायत होनी चाहिए और इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत होनी चाहिए, यानी कि एक ब्लॉक में। उसके बाद इन सब को सुपरवाइज करने के लिए, इन सब को हेड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत को इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे बनाई जाती है, वो विलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे जो है पंचायत समिति जिसे कहा जाता है वो ब्लॉक लेवल पे आती है, और उसको हेड करने के लिए ज़िला परिषद यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी होगी पंचायत की। सो फ्रेंड्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स, इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि जैसे उस स्टेट की लेजिस्लेचर चाहे वैसे ही वो अपने मेंबर्स को और चेयरपर्सन्स को इलेक्ट करवा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये एक्ट रिजर्वेशन को भी मेंशन किया गया है इस एक्ट में, और इसमें ये कहा गया है कि 1/3 जो है वो सीट्स जो है रिजर्व किए जाएं वुमेन्स के लिए, और इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SCs एंड STs। उसमें SC और ST की वुमेन भी शामिल होनी चाहिए। इसमें ड्यूरेशन भी मेंशन किया गया है। इसमें 5 years टर्म, 5 साल की टर्म पंचायत को दी गई है, और री इलेक्शन के लिए भी प्रोविज़न है अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो। फर्दर अगर हम बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऐसे पावर्स दें अपनी पंचायत को, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सकें और प्रिपेयर कर सके प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवा सके थ्रू पंचायत। जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर इनको अथॉरिटी दे सकता है लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टोल्स एंड फीस। पंचायत को ये ड्यूटी भी मिल सकती है, ये पावर्स भी असाइन किए जा सकते हैं टैक्सेस, फीस, टोल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, और to provide for making grant in aid to panchayats from consolidated fund of the state। So इनको स्टेट की तरफ से ग्रांट्स भी मिल सकते हैं, और वो जो गवर्नर है स्टेट का वो आफ्टर 5 years फाइनेंस कमीशन से रिव्यू करवा सकता है पोजीशन ऑफ पंचायत्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया है। उसमें 29 फंक्शंस जो पंचायत को दी गई हैं, असाइन की गई हैं, वो इम्पॉर्टेंट है याद रखनी। वो है एग्रीकल्चर, एक तो है एग्रीकल्चर, और है लैंड रिफॉर्म्स, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। थर्ड है माइनर इरीगेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, फिशरीज, social forestry, minor forest produce, small scale industries, khadi, village and cottage industries, rural housing, drinking water, fuel and fodder, or roads, culverts, bridges, etc., rural electrification, non-conventional energy sources, poverty alleviation, education, primary and secondary, technical training and vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, markets, fairs, health and sanitary, including primary health centers, family welfare, women and child development, social welfare, welfare of weaker sections, in particular SCs and STs, और public distribution system and maintenance of community assets. In particular departments में in particular local पंचायत को ऑथराइज किया गया है, असाइन किए गए हैं सुपरिंटेंडेंट्स, यानी कि वो इनको सुपरवाइज कर सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स को, और इनकी फंक्शनिंग को
रेगुलेट करने के लिए। और फ्रेंड्स कंपलसरी प्रोविजंस इस एक्ट में मेंशन किए गए हैं, यानी कि वो प्रोविजंस, वो पॉइंट्स जो कि स्टेट्स को मानने ही मानने हैं, वो उन पर इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और वो क्या है, वो ये है कि एक तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन ए विलेज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत इन द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस टू ऑल सीट्स, एक तो इलेक्शन करवाने हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस और डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि एक तो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वो एट द ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल पे होते हैं। इनडायरेक्ट जो होते हैं वो ज़िला लेवल या ब्लॉक लेवल पे होते हैं। और इसमें यह भी मेंशन किया गया है मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन, वो ये है 21 ईयर्स। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 21 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत्स। और 6th कंपलसरी प्रोविजन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एसटी एंड एससीज के लिए, और तीनों लेवल्स पे जो है ये होनी चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ 1/3 फॉर वुमेन, और एक और प्रोविजन जो है इम्पॉर्टेंट वो है वुमेन्स के लिए 1/3 ऑफ द टोटल रिजर्व रखे जाए। फिक्सिंग टेन्योर फॉर 5 ईयर्स ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स, यानी कि हर लेवल पे 5 ईयर्स का 5 साल का टेन्योर, 5 साल कंप्लीट होने पे नया इलेक्शन हेल्ड किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू पंचायत्स, और स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा सके इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करे पंचायत्स की। सो फ्रेंड लास्ट सब टॉपिक जो इस एक्ट का वो ये है वॉलंटरी प्रोविजंस, यानी कि गवर्नमेंट अगर स्टेट की चाहे तो, स्टेट का लेजिस्लेचर अगर चाहे तो ये प्रोविजंस और भी मतलब प्रोविजंस ऐड कर सकता है, पंचायत्स को दे सकता है, और भी पावर्स दे सकता है, और भी फैसिलिटीज़ दे सकता है, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस को सेपरेट रिजर्वेशन देना, और फर्दर और इसके 29 फंक्शंस के अलावा और फंक्शंस पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को पंचायत्स को देना, यानी कि वो ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना इनको, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसके अलावा टैक्सेस, टोल्स, फीस के लिए पंचायत्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। सो फ्रेंड्स ये थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आपको इस ब्रीफ टॉपिक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हेल्प मिली होगी। और डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सो हम इसको डिपार्टमेंट वाइज आपके सामने रखेंगे, और इस तरह से आप इनको सेपरेटली याद रख पाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं एग्रीकल्चर से। पहली जो स्कीम है वो है NAM, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, और दूसरी है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। सो फ्रेंड्स ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है, जिससे कि फार्मर्स को उनकी जेन्युइन प्राइस मिल सके। इन दो में डिफरेंस ये है कि NAM में जो है इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि थ्रू इंटरनेट वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सके, और उससे जो अर्न कर सकें अपना। तो इन दो में बेसिक डिफरेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का है, एक तो ऑफलाइन है और दूसरा ऑनलाइन। नेक्स्ट स्कीम जो है NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। सो ये मिशन टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, इनकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये मिशन लाया गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, सो ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट स्कीम इज AREA, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंटेड बाय KVK, कृषि विकास केंद्र। सो नेक्स्ट स्कीम है मेरा गांव मेरा गौरव, टू प्रमोट इंटरेक्शन ऑफ साइंटिस्ट विद फार्मर्स। सो फार्मर्स को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से एनेबल करने के लिए ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई है। रकम, यानी कि ये एक पोर्टल है जिससे कि रीजनेबल प्राइस जो है वो
फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स की मालूम कर सकते हैं और ज़्यादा competitive प्राइस ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, स्टार्टअप इंडिया। ये स्कीम, इस स्कीम का नाम तो आपने सुना ही होगा बहुत दफ़ा। टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जो स्कीम है, इसमें सिडबी बैंक में 10,000 करोड़ डिपॉजिट किया गया है फर्स्ट उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए और स्टार्टअप्स में हेल्प करने के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्कीम है। एक और स्कीम है मेक इन इंडिया स्कीम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसके टारगेट्स हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना बाय ईयर 2022। दूसरा टारगेट ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए 12 to 14% पर ईयर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। इसमें इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है मुद्रा योजना। इसमें इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स, लेबरर्स, शॉपकीपर्स एक्सेट्रा को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से। और इसमें 3 कैटेगरीज लोन्स की जो है मेंशन की गई हैं। वो है, एक तो है अप टू 50,000 अगर लोन चाहिए तो वो कैटेगरी 1 में आता है शिशु। सेकंड जो है वो है किशोर, जिसमें 5,000 से लेकर 5 लाख तक के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ये है सेकंड कैटेगरी। थर्ड जो है वो है 5 लाख से 5 लाख से 10 लाख तक के लोन्स। सो ये थर्ड कैटेगरी है जिसे तरुण कहा जाता है। सो ये 3 कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड किए जाते हैं मुद्रा योजना के थ्रू। अब बात करते हैं हेल्थ की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। पहली जो है वो है इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है वो है आयुष्मान भारत। सो फ्रेंड्स, इसका बेसिक जो मकसद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सेटअप करना और हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोवाइड करना। सो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये कैशलेस स्कीम है, यानी कि अप टू 5 लाख अगर आपको रिक्वायरमेंट है हेल्थ कवर की तो वो आप कैशलेस, मतलब कि गवर्नमेंट खुद आपके एक्सपेंडिचर्स जो है वो पे करेगी। पर फैमिली 5 लाख अप टू 10 करोड़ फैमिलीज जो कि इससे बेनिफिट हो रही हैं इस स्कीम के थ्रू। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है हेल्थ सेक्टर की, वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RBSY, और है सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों कंबाइन करके जो आयुष्मान भारत लॉन्च की गई है वो ये 2 स्कीम्स को कंबाइन करके बनाई गई। आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है। नेक्स्ट जो है वो है लक्ष्य। इसका मकसद जो है वो IMR और MMR को रिड्यूस करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मिशन इंद्रधनुष। इसमें DPT यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के जो है वैक्सीन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और ये 7 वैक्सीन इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। 4th है TB, 5th है पोलियो, मिजल्स और हेपेटाइटिस बी। ये इस स्कीम के थ्रू इम्यूनाइजेशन की जाती है चिल्ड्रंस में। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात की जाए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेक्टर की, तो इसमें स्कीम्स जो इम्पोर्टेंट है वो है सुगम्य भारत, राष्ट्रीय वायुशी योजना और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो है वो है स्वदेश दर्शन प्रसाद, पेलग्रिमेज साइट्स डेवलपमेंट। इसमें 12 सिटीज़ जो है कवर की गई हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। ट्राइबल अफेयर्स की सेक्टर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो है एकलव्य मॉडल स्कूल्स। इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल सेटअप किए जाते हैं जिन्हें एकलव्य मॉडल स्कूल्स कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसकी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसके टारगेट्स हैं स्टंटिंग को कम करना, मेल न्यूट्रिशन को
3% पर ईयर रिड्यूस करना, और लो बर्थ वेट जो है इसको, ये भी न्यूट्रिशनल डिजीज़ जो है, न्यूट्रिशनल जो एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है उसको कम करना। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो कि रिसेंटली आपने सुना होगा, उज्ज्वला। इसमें ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन के बारे में स्कीम जो है लाई गई है ताकि इस क्राइम को ख़त्म किया जा सके। सो फ्रेंड्स, 4 स्कीम्स जो है माइनॉरिटी अफेयर्स की इम्पॉर्टेंट है, साइबर ग्राम, नई रोशनी, उस्ताद, हुनर हाट। सो इनमें माइनॉरिटीज़ के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उनकी ग्रोथ के लिए, एजुकेशन के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम है डिजिटल इंडिया। इसमें कि 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया मेंशन किए गए हैं। आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक है, ई गवर्नेंस है, पब्लिक इंटरनेट है, और बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात की गई है, को लाया गया है इन स्कीम्स के थ्रू। नेक्स्ट स्कीम जो है आईटी की वो है एमसिप्स, बीम, उमंग ऐप। उमंग ऐप जो है वो गवर्नमेंट की फंक्शंस के रिगार्डिंग ऐप लॉन्च की गई है। बीम ऐप जो है ये ऑनलाइन पेमेंट्स की ऐप है और सिक्योर, फास्ट एंड रिलायबल कैशलेस पेमेंट के लिए लॉन्च की गई है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम्स जो इम्पोर्टेंट है वो है पीएम आवास योजना, जिसमें कि हाउसिंग फॉर ऑल 2 करोड़ हाउसेस 2022 तक बनाने का इसमें टारगेट रखा गया है। दीनदयाल अंत्योदय, जिसे कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कहा जाता है, NULM। इसके साथ साथ स्मार्ट